चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं मेंटर सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने संधि का पिछले क्लास में देखे थे संधि का परिचय। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। हमने पढ़े थे संधि, और संधि के जो प्रकार होते हैं वो तीन पढ़े थे। एक पढ़े थे स्वर संधि, और दूसरा हम लोग पढ़े थे व्यंजन संधि, और तीसरा हम लोग पढ़े थे विसर्ग संधि। ध्यान दीजिएगा, अगर जो बच्चे इससे पहले वाला क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के संधि का पहला लेक्चर देख लीजिए, तभी आपको दूसरा लेक्चर समझ में आएंगे। तो थोड़ा सा हमने पीछे वाला बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो संधि को कितने भागों में बांट दिए हैं? तीन भागों में। या संधि के कितने प्रकार है? तो तीन प्रकार के। तो पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो आज हम यही स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर संधि। तो हमने स्वर संधि का जो परिभाषा वगैरह होता है वो हम आपको बता दिए पिछले लेक्चर में ही, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो स्वर संधि किसे कहेंगे? तो दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। हम आपको ये भी बता दिए थे, ध्यान दीजिएगा, कि ये संधि में जो प्लस का चिन्ह होता है इसे हम लोग योग कहते हैं। क्या कहते हैं? योग, या इसे धन कहते हैं। क्या कहते हैं? धन। योग या धन। तो प्लस के पूर्व जो वर्ण आएंगे वो भी कैसा आना चाहिए? स्वर वर्ण। वो भी कैसा आना चाहिए? स्वर वर्ण। और प्लस के बाद जो वर्ण आएंगे वो भी कैसा वर्ण आना चाहिए? स्वर वर्ण। वो भी कैसा आना चाहिए? स्वर वर्ण। तो एक स्वर वर्ण यानी प्लस के पहले भी स्वर वर्ण और प्लस के बाद भी स्वर वर्ण, और ये दोनों स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा तो उस वैसे संधि को हम लोग क्या कहेंगे? स्वर संधि। वैसे संधि को क्या कहेंगे? स्वर संधि। तो वैसे संधि को क्या बोलेंगे? स्वर संधि। क्या इतना में किसी को दिक्कत है? तो हमने स्वर संधि पढ़े हैं और इसमें आपको कुछ उदाहरण बताए थे, जैसे विद्या प्लस आलय बनेगा क्या? विद्यालय। भानु प्लस उदय क्या बनेगा? भानुदय। और देव प्लस आल्य क्या बनेगा? देवालय। अब आपको ये समझना है कि विद्या प्लस आल्य से विद्यालय कैसे बना, भानु प्लस उदय से भानुदय कैसे बना, और देव प्लस आल्य से देवालय कैसे बनता है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पहले समझना है कि संधि का तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ठीक उसी प्रकार से स्वर संधि का 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात और आपको समझना है कि क्योंकि जो बच्चे वर्णमाला नहीं पढ़े हैं तो उन सभी बच्चों के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताए थे स्वर वर्ण। क्या बताए थे? स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण कितने हैं? तो हमने बताए थे 9 या 13। संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 9 या 13। संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 9 या 13। अब आपको ये बताए थे कि 9 या 13 कौन है, तो इसी में हम आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? माहेश्वर सूत्र। और माहेश्वर सूत्र होता है अ ई उ न, री लृ क, री लृ क। उसके बाद होता है ए औ ग, ए अ ग। उसके बाद होता है ऐ औ और च। तो ये है माहेश्वर सूत्र। ये 4 ही नहीं, ये टोटल 14 होते हैं। लेकिन अभी केवल हमको स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो हमको क्या आवश्यकता होंगे? स्वर वर्ण की आवश्यकता होंगे। इसलिए हम आपको 4 सूत्रों के बारे में लिखा है और 4 सूत्रों में स्वर वर्ण लिखा गया है।
तो माहेश्वर सूत्र जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि माहेश्वर सूत्र में 4 सूत्रों में स्वर वर्ण को लिखा गया, और ये लास्ट वाला जो वर्ण है इस वर्ण को हमने कहते हैं इत संज्ञक वर्ण। क्या कहते हैं? इत संज्ञक वर्ण। तो अ ई उ न री री क ए अ ग ऐ औ च, ये जो 4 सूत्र में आपको स्वर वर्ण बताया गया है। किसको बताया गया है? स्वर वर्ण। तो आप देखिएगा तो ये ध्यान दीजिएगा, अ ई उ ये 3 और इधर 2 5 और ये 2 7 और ये 2 9, यानी यही जो 9 है यही क्या है? स्वर वर्ण। लेकिन पाणिनि इसमें बताते हैं कि अ जो है अ का ही एक रूप है जिसे हम लोग कहते हैं आ। क्या कहते हैं? आ। क्योंकि अ और आ एक ही है, तो ये अ ह्रस्व अ है और ये जो आ है ये दीर्घ अ है। क्या है? दीर्घ अ। तो इसी प्रकार से ई का भी ह्रस्व होता है और ई का भी क्या होता है? दीर्घ होता है। ऊ का भी ह्रस्व होता है और ऊ का भी क्या होता है? दीर्घ होता है। री का भी ह्रस्व होता है और री का भी क्या होता है? दीर्घ होता है। और ली का केवल दीर्घ नहीं होता है, तो ली का जो है वो केवल ली ही रहता है। उसके बाद ए, उसके बाद आय तो लिखा हुआ ही है। तो ये 4 वर्ण है, अ ई उ री, ये चारों वर्ण का क्या होता है? दीर्घ होता है, यानी दीर्घ वर्ण होता है। तो दीर्घ होने के कारण से 9 और 4 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो इसको थोड़ा सा आपने समझेंगे तभी आपको स्वर संधि समझ में आएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे इसके, ध्यान दीजिएगा। तो स्वर को हम लोग अच कहते हैं। स्वर को क्या कहते हैं? अच। जैसे अभी हमने तुरंत बताए थे क्या कि अ ई उन के अ से लेकर के क्या बोलेंगे? अ ई उन के अ से लेकर के ऐ औ च के च तक, जब अ से लेकर के च तक चलेंगे तो क्या बनेगा? अच। क्या बनेगा? अच। और ये सूत्र को हमने कहते हैं प्रत्याहार सूत्र। क्या कहते हैं? और ये प्रत्याहार सूत्र किसने दिया? तो पाणिनि ने। किसने दिया? प्रत्याहार सूत्र किसने दिया? पाणिनि। तो अ से लेकर के च तक जब आप आएंगे, यानी ये चारों सूत्रों में आएंगे, तो अ से लेकर के च तक क्या बनेगा? अच। क्या बनेगा? अच। और अच का मतलब होता है स्वर। अच का मतलब क्या होता है? स्वर। तो बोलिए, स्वर संधि को आप कह सकते हैं अच संधि। क्या कहेंगे? अच संधि। तो आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या है? स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अच संधि के कितने भेद है? 5। यानी स्वर संधि को ही हम लोग कहते हैं अच। क्या कहते हैं? अच। यानी स्वर का मतलब अच समझिए। स्वर का मतलब क्या समझेंगे? अच। और इसमें कितने वर्ण आएंगे? तो 9 या 13। 9 या 13। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि स्वर संधि के जो 5 प्रकार है तो वो कौन कौन है। तो पहला जो है वो है दीर्घ संधि। क्या कहेंगे? दीर्घ संधि। क्या कहेंगे? यानी स्वर संधि के पहला प्रकार को क्या बोलेंगे? दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और 5वां अयादि संधि। बोलिए, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। पहला को क्या बोलेंगे? दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और 5वां अयादि संधि। क्या किसी को दिक्कत है? अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं या स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 5। क्या बोलेंगे? 5। पहला क्या होगा? दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और 5वां अयादि संधि। चलिए आगे बढ़े हम। क्या अब आपको यह ध्यान देना है, हमने जो अभी आपको बताए हैं कि ये दीर्घ संधि है क्या, तो हम पहला प्रकार पढ़ेंगे स्वर संधि का। पहला प्रकार पढ़ेंगे दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हमने दीर्घ संधि। अब आपको यह ध्यान देना है कि दीर्घ संधि है क्या। तो देखिए, जितने भी संधि अभी हमने पढ़ेंगे,
चाहे वो दीर्घ संधि हो, चाहे वो गुण संधि हो, चाहे वो यन संधि हो, चाहे वो वृद्धि संधि हो, चाहे वो अयादि संधि हो, सभी का सूत्र होता है। सभी का क्या होता है? सूत्र। अब एक बात आपको ये ध्यान देना है, जैसे हमने अभी लिखे दीर्घ संधि हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो होता है अकः सवर्णे दीर्घः। क्या होता है? दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घः। अब पहले आप मेरा जो ट्रिक है उस ट्रिक को देखिए, उसके बाद आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। अब क्या है सुनिएगा, हमने अभी बोले थे कि दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो होता है अकः। क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घः। क्या बोलेंगे? अकः सवर्णे दीर्घः। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ये अकः का मतलब क्या हुआ? यानी कोई भी प्रत्याहार सूत्र में प्रथमा विभक्ति लगा हुआ है तो वो अकः बनता है। क्या बनता है? अकः। तो जैसे अकः को आप बनाएंगे तो ये होगा अक। क्या होगा? अक। यानी अ और क हलंत, अ और क हलंत, अ और क हलंत से बनेगा अक। अब यहां है सवर्णे। क्या है? सवर्णे। सवर्णे का मतलब कोई जात या बिरादरी की बात नहीं कर रहा है। सवर्णे का मतलब हुआ समान वर्ण आने पर। क्या बोलेंगे? सवर्णे का मतलब क्या हुआ? समान वर्ण आने पर। समान वर्ण आने पर। क्या बोलेंगे? समान वर्ण आने पर। और दीर्घ का मतलब हुआ दीर्घ हो जाना, यानी बड़ा हो जाना। जब प्लस के पहले, इसका परिभाषा आपने देखिएगा, ये जो यहां पे है अकः, उसके बाद यहां पे हमने प्लस का चिन्ह लगाएंगे। किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। तो प्लस के पहले आएंगे क्या? अक। प्लस के पहले क्या आएंगे? अक। और प्लस के बाद क्या आएंगे? समान वर्ण। प्लस के बाद क्या आएंगे? समान वर्ण। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। दीर्घ कहने का मतलब हुआ बड़ा हो जाएंगे। दीर्घ का मतलब क्या हुआ? बड़ा हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको परिभाषा लिखा है दीर्घ संधि का, करा यदि प्लस के पहले अक आए और प्लस के बाद क्या आए? समान वर्ण आए, तो वो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाता है। यानी कौन संधि हो जाता है? दीर्घ संधि हो जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर आप तो बता दिए कि प्लस के पहले अक आए और प्लस के बाद समान वर्ण आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। तो आप ये भी तो बताइए कि अक है क्या? तो अक आप तभी जानेंगे जब आपने माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माहेश्वर सूत्र। तो हम आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे माहेश्वर सूत्र में सबसे पहला सूत्र है, इसको हम बोलते हैं अ ई उ न। दूसरा सूत्र है री ली क। और तीसरा सूत्र है ए ओ ग। चौथा सूत्र है आई औ च। ये है माहेश्वर सूत्र। और ये केवल 4 ही नहीं, ये 14 होते हैं। तो इसके आगे आपको जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। आप जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम आ रहे हैं अक के पास। किसके पास आ रहे हैं? अक के पास। तो इस अक में ध्यान दीजिएगा, पाणिनि बताते हैं कि अ ई उन के अ से लेकर के कहां से कहां तक? करा औ उनके औ से लेकर के रील रिक के क तक जब आप आएंगे तो बनेगा अक। क्या बनेगा? अक। देखो औ उनके औ से लेकर के रील रिक के कहां तक आएंगे? क तक आएंगे तो अ और क मिलेगा तो क्या बनेगा? अक। और क मिलेगा तो क्या बनेगा? अक। अब ये कहना क्या है? कहना ये चाह रहा है कि अ वर्ण भी आएंगे अक के अंतर्गत,
ई भी आएंगे अक के अंतर्गत, ऊ भी आएंगे अक के अंतर्गत, री भी आएंगे और लरी भी आएंगे। यानी ये जो 5 वर्ण है ये किसके अंतर्गत आएंगे? अक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे? अक के अंतर्गत। यानी अकह का मतलब हुआ अक और अक का मतलब हुआ अ, ई, ऊ, री और लरी। क्या इतना में किसी को दिक्कत? कैसे हुआ? तो माहेश्वर सूत्र से हमने देख रहे हैं कि अ, ई, ऊ, री, लरी। अब पूछेंगे सर ये न कहां गया और ये क कहां गया? तो ये दोनों वर्ण है इत संज्ञक वर्ण। क्या है? और इत संज्ञक वर्ण का जो होता है एक सूत्र होता है, उस सूत्र का नाम है तस्य लोपः। क्या नाम है? तस्य लोपः से ये इत संज्ञक वर्ण लोप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लोप हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये न का और ये क हलंत का दोनों का तस्य लोपः सूत्र से क्या हो जाएंगे? लोप हो जाएंगे। तो आपका ये जो 5 वर्ण बचा है अ से लेकर के कहां तक? लृ तक, तो ये कहलाएंगे अक। ये क्या कहलाएंगे? अक। अब ध्यान दीजिएगा अक में कौन आएगा? अ, ई, ऊ, री, लृ। अब उसके बाद सवर्णे। सवर्णे का मतलब हुआ समान वर्ण आने पर। समान वर्ण कहने का मतलब हुआ उसका उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए? समान। समान वर्ण कहने का मतलब हुआ उसका उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए? समान। जैसे आपने पढ़ा है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी अ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। अ का उच्चारण स्थान, तो जब अ का उच्चारण स्थान कंठ है तो इधर भी जो वर्ण आएंगे उसका भी उच्चारण स्थान क्या आना चाहिए? कंठ। क्या आना चाहिए? कंठ। तो इसका कहने का मतलब हुआ समान वर्ण आए। अगर इधर अ आ रहा है तो इधर भी क्या आना चाहिए? अ। इधर ई आ रहा है तो इधर भी क्या आना चाहिए? ई। ई बड़ा छोटा हो सकते हैं क्योंकि ये अ का भी उच्चारण स्थान कंठ है और ये आ का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। अब ध्यान दिए अ का भी उच्चारण स्थान कंठ और आ का भी उच्चारण स्थान कंठ। तो इसका मतलब हुआ समान वर्ण आएंगे। जब प्लस के पहले अक रहेंगे और प्लस के बाद क्या आएंगे? समान वर्ण। जैसे इधर अ है तो इधर भी अ आ जाएंगे, इधर ई है तो इधर भी ई आ जाएंगे, इधर ऊ है तो इधर भी ऊ आ जाएंगे, इधर री है तो इधर भी री आ जाएंगे और इधर लिरी है तो इधर भी लिरी आ जाएंगे। तो ये दोनों मिल करके, ये अ और ये अ मिल करके क्या बनेंगे? आ। क्या बनेंगे? यानी एक छोटा और एक छोटा और दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। दीर्घ का मतलब बड़ा हो जाएंगे। दीर्घ का मतलब एक छोटा ई और एक छोटा ई दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? बड़ी। और एक छोटा ऊ दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? बड़ा ऊ। उसके बाद री और री मिलकर के दीर्घ री बनेंगे और लरी मिलकर के दीर्घ लरी नहीं बनता है क्योंकि लरी का दीर्घ नहीं होता है, इसीलिए री और लरी दोनों सवर्णीय है। क्या है? सवर्ण्य। सवर्ण्य का मतलब दोनों समान वर्ण है, दोनों समान है, दोनों का उच्चारण स्थान लगभग समान है। तो अब हम आते हैं, क्या ये बात आपको समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? तो चलिए अब हमने इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा इसका परिभाषा, दीर्घ संधि का परिभाषा है, आप गौर से सुनिएगा। करा यदि प्लस के पहले अक आए, अक का मतलब अ, ई, ऊ, री, लृ, और प्लस के बाद यही समान वर्ण आ जाए, यानी जो प्लस के पहले आया है वही प्लस के बाद आ जाए। समान वर्ण आने पर तो दोनों मिलकर के, यानी ये और ये दोनों मिलकर के इसी का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। इसी का क्या हो जाएगा? दीर्घ। यानी अ का दीर्घ क्या होगा? आ। ई का दीर्घ क्या होगा? बड़ी। और ऊ का दीर्घ क्या होगा? बड़ा ऊ। और री का दीर्घ क्या होगा? बड़ा री। और लरी का दीर्घ नहीं होता है इसलिए री ही होगा। और कौन री? तो बड़ा री। चलिए आगे हम बढ़े। अब इसका कुछ हमने उदाहरण देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनना है कि ये करना क्या है। हमने आपको एक बात अभी बताए थे कि एक ह्रस्व वर्ण दूसरे ह्रस्व वर्ण से मिलेंगे तो क्या बनेंगे। तो इसमें बहुत प्रकार का ट्रिक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का अर्थ है, अगर आपको प्लस के पहले अ रहेंगे और प्लस के बाद भी क्या रहेंगे? अ, तो अ और अ मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? आ का। यानी एक ह्रस्व वर्ण और दूसरे ह्रस्व वर्ण मिलने से किसका निर्माण होगा? दीर्घ वर्ण का। किसका निर्माण होगा? दीर्घ वर्ण का। या ध्यान दीजिएगा, एक प्लस के पहले ह्रस्व अ रहेंगे लेकिन प्लस के बाद दीर्घ
अगर और रहते हैं तो भी क्या बनेगा, दीर्घ आ ही बनेंगे। और अगर प्लस के पहले आ आए और प्लस के बाद ओ आए तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। और अगर प्लस के पहले आ रहे और प्लस के बाद भी आ रहे तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। ये आपको ट्रिक क्या करना है, याद रखना है। याद रखेंगे तभी आपसे बनेगा संधि, और वो भी कौन संधि, तो दीर्घ संधि। कौन संधि, आपको सभी को याद करना है कि दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है पाणिनि ने लिखे हैं ऐसे, अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे, यदि प्लस के पहले अक आए और प्लस के बाद कोई भी समान वर्ण आए तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। अब इसी में दूसरा भी हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कैसे होंगे, अगर प्लस के पहले छोटा ई और प्लस के बाद भी छोटा ई, प्लस के बाद भी कौन ई, छोटा ई, यानी प्लस के पहले ई और प्लस के बाद भी ई, तो ये दोनों मिलकर के कौन ई, बड़ी। फिर प्लस के पहले छोटा ई और प्लस के बाद बड़ा ई, तो भी दोनों मिलने के बाद कौन ई का निर्माण करेंगे, बड़ी ई का। अगर प्लस के पहले बड़ी ई और प्लस के बाद छोटी ई फिर भी मिलेंगे तो क्या बनेंगे, बड़ी। अगर प्लस के पहले बड़ी ई और प्लस के बाद भी बड़ी ई तो मिलने के बाद भी क्या बनेंगे, बड़ी। तो ठीक इसी प्रकार से ये सारा नियम इसमें क्या होंगे, लागू होंगे। तो चलिए, ये दीर्घ संधि होता है समाप्त। अब हम इसमें आपको सिखाएंगे क्या, कुछ उदाहरण। क्या सिखाएंगे, कुछ उदाहरण। और तब तक के लिए जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए, हमने बढ़ते हैं आगे। अब आगे एक आखिरी इसमें उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार उदाहरण है और इसको आप सीखिए। तो सबसे पहला बात है क्या, राम प्लस अयनम। क्या है, राम प्लस अयनम। तो रामायणम बना तो कैसे बना, हम अभी आपको पहले बता रहे थे कि देखिए विद्या प्लस आल्य से बनता है विद्यालय, लेकिन ये कैसे बनता है ये आपको पता नहीं था। अब हम आपको सिखाएंगे कि विद्या प्लस आल्य से विद्यालय ही कैसे बनता है, ये चीज हम अभी यहां सीखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमने इस वर्ण को तोड़ने के लिए सीखना है। क्या करना है, तोड़ने के लिए। तो संधि को जो हमने बनाएंगे तो 2, 3, 4 पार्ट में तोड़ करके बनाएंगे। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है राम। क्या लिखा हुआ है, राम। तो क्या हम इस राम को लिख सकते हैं, रा और मोहलंत। क्या लिखेंगे, रा और मोहलंत। तो ध्यान दीजिएगा, ये मो को हम तोड़ रहे हैं, तो मो को लिख सकते हैं मोहलंत जोड़ अ। क्या लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिए। जैसे ये मो लिखा हुआ था, ये मो में 2 वर्ण है, एक वर्ण है मोहलंत और दूसरा वर्ण है अ। मोहलंत जोड़ अ मिलेगा तब क्या बनेगा, मो। तब क्या बनेगा, मो। तो अब आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि क्या टूटेगा, तो रा और ये मोहलंत जोड़ अ से क्या बनेगा, मो। अब हमने ये प्लस का चिन्ह है जिसको बोलते हैं धन का चिन्ह। क्या बोलते हैं, तो धन का चिन्ह हमने देंगे यहां पे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद है अयनम। क्या है, अयनम। तो प्लस के जस्ट पहले वाला एक वर्ण को लिख दीजिए अ, और उसके बाद लिखिएगा यनम। क्या लिखिएगा, यनम। क्या बोलिए, इतना में किसी को दिक्कत, क्योंकि जब आपको हमने संधि पढ़ा रहे थे तो आपको ये बात बताए थे कि हमने जो भी वर्ण जुड़ते हैं या जो भी वर्ण जुड़ते हैं तो प्लस के जस्ट पहले वाला वर्ण जुड़ते हैं और प्लस के जस्ट बाद वाला वर्ण जुड़ते हैं। तो प्लस के जस्ट पहले वाला वर्ण क्या है, अ, और प्लस के जस्ट बाद वाला वर्ण क्या है, अ। इसका कहने का मतलब हुआ कि प्लस के पहले भी अ है और प्लस के बाद भी क्या है,
अ है। तो अभी हमने तुरंत बताए थे कि यदि प्लस के पहले अक आए, प्लस के पहले क्या है, और अक, प्लस के पहले क्या है, अक, और अक में कौन कौन सा वर्ण था, तो अ था, ई, उ, री और क्या, लरी, और क्या, लरी। तो बताइए प्लस के पहले अ आया है कि नहीं, प्लस के पहले अ आया है, और प्लस के बाद भी इसी अ का समान वर्ण आया है। तो प्लस के पहले अ और प्लस के बाद भी अ, तो अ और अ मिलकर के क्या बनाएंगे, अ और अ मिलकर के क्या बनाएंगे, आ, क्या बनाएंगे, आ। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे है राम, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, राम, यानी रमाकर और मोहलंत, और ये अ और अ मिलकर के क्या बना है, आ, और इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा यनम, क्या आएगा, इधर से क्या आएगा, यनम। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत। अब आप जोड़िए, जैसे अभी आपको बताएंगे कि मोहलंत जोड़ आ से जुड़ेगा, मोहलंत जोड़ आ, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, मां, क्या बनाएगा, मोहलंत जोड़ आ मिलेगा तो क्या बनेगा, मां, क्या बनेगा, मां। तो बताइए इस राम में, इस राम मोहलंत में ये आ जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रा, और मोहलंत जोड़ आ से बनेगा मां, क्या बनेगा, मां, और इधर से आएगा य, और उसके बाद में न, और उसके बाद में म, उसके बाद में क्या लिखेंगे, म। चलिए रामाय, और ये हो जाएगा न, और ये हो जाएगा म, तो क्या बन गया है, रामायणम, क्या बनेगा, रामायणम। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत है। अब ध्यान देंगे, राम प्लस अयनम से क्या बनेगा, रामायणम, क्या बनेगा, रामायणम। क्या इतना में किसी को दिक्कत। अब आपको यह देखना है, देव प्लस आल्य से देवाल्य कैसे बनेगा, देव प्लस आल्य से देवाल्य कैसे बनेगा। तो इस पर गौर से ध्यान से देखिएगा, जैसे लिखा हुआ देव, तो हमने लिख दिया देव, तो देव को जब हम तोड़ेंगे प्लस के जस्ट पहले वाला वर्ण को निकालेंगे ढूंढ करके, तो ये ऐसे होगा, दे आधा व, देमेकर व हलंत, और इससे निकल जाएगा क्या, ओ, क्या निकल जाएगा, ओ, और ये है प्लस, और इधर से हमने आ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आ, क्योंकि आ को तोड़ नहीं सकते हैं, तो आ निकलेगा, और इधर से क्या बचेगा, लय, क्या बचेगा, लय। अब ध्यान दो, प्लस के पहले भी अक आ रहे हैं, अक का मतलब कोई अ या ई या उ या री या लिरी कोई भी वर्ण आना चाहिए, तो एक आ रहे हैं अ, क्या आ रहे हैं, अ। तो प्लस के पहले आ रहे हैं अ, और प्लस के बाद भी आ रहे हैं अ। अभी आपको बताए थे तुरंत, देखिए कहां बताए थे कि देखो प्लस के पहले अ आए और प्लस के बाद आ आए, तो ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, आ का, किसका निर्माण करेंगे, आ का। तो वही बात यहां पे ध्यान देना है कि अ प्लस आ मिलेंगे तो क्या बनेंगे, आ, क्या बनेंगे, आ, और इधर से है देव, इधर से क्या है, देव, और इधर से है लय, क्या है, लय। अब आपको करना क्या है, देव प्लस आल्य से क्या बनेगा, देवाल्य। कैसे बनेगा, तो ये दे और वो हलंत जोड़ आ जुड़ेगा तो हो जाएगा वाह, नहीं, वो हलंत जोड़ आ से बनेगा वाह, और इधर से है ल, और इधर से है य विसर्ग, तब बोलो क्या बना, देवाल्य, क्या बना, देवाल्य। बोलिए देव प्लस आल्य से क्या बनेगा, देवाल्य। कैसे बन रहा है, क्या समझ में आ रहा है। चलिए आगे हमने आपको ध्यान देंगे कि पुस्तक प्लस आल्य से पुस्तकाल्य कैसे बनता है। तो पुस्तक प्लस आल्य से पुस्तकाल्य कैसे बनेंगे, तो हमने लिख देते हैं पु आधा स त आधा क, तो ये हुआ पुस्तक। तो ये क से जब हमने अ निकाले हैं तो अ बाहर हो गया, और ये वाला प्लस है हमने दे देंगे, और इस आ को हल्का सा बाहर करेंगे, ये होगा आ, और इधर से हो जाएगा लय, क्या हो जाएगा, लय। अब ध्यान देना है कि प्लस के पहले अ और प्लस के बाद आ,
और आ मिलेंगे तो ये दोनों मिलने के बाद प्लस के पहले भी स्वर वर्ण और प्लस के बाद भी स्वर वर्ण, प्लस के पहले भी और प्लस के बाद आ, यानी दोनों समान वर्ण है और दोनों समान वर्ण मिलने से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है। तो इधर से आएंगे पू आधा स त और क हलन पुस्तक, और इधर से आ और इधर से हो जाएगा लय। क्या हो जाएगा, लय। अब आपको ध्यान ये देना है, जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा पू आधा स त और ये क हलंत जोड़ आ। ध्यान दीजिएगा, क हलंत जोड़ आ से बनता है का। क्या बनता है, का। क हलंत जोड़ आ से क्या बनता है, का। तो ये हो जाएगा क हलंत जोड़ आ से बनेगा का और इधर हो जाएगा लय। तब बोलो क्या बन गया है, पुस्तकालय। क्या बन गया है, बोलो पुस्तक प्लस आलय से बनेगा पुस्तकालय। क्या बनेगा, पुस्तकालय। और एक उदाहरण इधर है, ध्यान दीजिएगा, विद्या प्लस आलय। तो ये और आसान उदाहरण है, लिखा हुआ है वी और द्या, तो हमने द्या को लिखेंगे द्य हलंत विद्य, और इससे बाहर निकालेंगे किसको, आ को। किससे बाहर निकालेंगे, आ को। और प्लस इधर है आ, इधर क्या है, आ, और इधर है लय। अब आपको ध्यान देना है, आ और आ मिलेंगे, आ और आ मिलेंगे कैसे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आ प्लस आ मिलते हैं तो क्या बनते हैं, बढ़िया। क्या बोलते हैं, या दीर्घ आ कह सकते हैं। तो आ प्लस आ मिलेंगे तो कौन आ होंगे, दीर्घ आ। उसके बाद इधर से कौन आएंगे, विद्य। कौन आएंगे, विद्य। और इधर से कौन आएंगे, लय। और अब ध्यान दीजिएगा, ए बच्चा ध्यान दो इधर। अब हमने क्या करेंगे, अब विद्य प्लस आ और ये लय, और ये अब जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा वी, और द्य हलंत जोड़ आ से बनेगा द्या। क्या बनेगा, द्या। और ये ल और ये य विसर्ग, बोलो क्या बना, विद्यालय। क्या बनेगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे विद्या प्लस आलय से बनता है विद्यालय। कैसे बनता है, क्या सभी को समझ में आया। चार और उदाहरण है, देख लीजिएगा। यहां पे लिखा गया, अब आप लोग खुद बना सकते हैं इसको। कैसे, लिखा हुआ हिम प्लस आलय से क्या बनेगा, तो आप खुद कहेंगे कि ही और मो को जब अलग करेंगे तो हो जाएगा मोहलंत जोड़ अ, मोहलंत जोड़ अ, और ये वाला प्लस अ है तो हमने लिखेंगे प्लस। उसके बाद इधर से क्या निकलेगा, आ। इधर से क्या निकलेगा, आ, और इधर बचेगा क्या, लय। क्या बचेगा, लय। अब ध्यान दीजिएगा, अ प्लस आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ। अ प्लस आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ। और इधर से आएगा कौन, हिम। इधर से कौन आएगा, हिम। और इधर से आ, और इधर से क्या हो जाएगा, लय। क्या हो जाएगा, लय। अब ध्यान देंगे तो ही और मोहलंत जोड़ आ, मोहलंत जोड़ आ से बनेगा मां, क्योंकि एक व्यंजन वर्ण है और एक स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों योग करके मां बनाएंगे, और उसके बाद हो जाएगा लय। बोलो हिम प्लस आलय से क्या बनेगा, हिमालय। और कैसे बनेगा वो आपने देख लिए। उसके बाद है मातृधन ऋणम से क्या बनेगा, तो सुनिएगा। त्रि का मतलब हुआ री, त्रि का मतलब क्या हुआ, री। देखिए यहां मां और ये है त हलंत मात, और इसमें आएगा कौन, री, और प्लस इधर से कौन आएगा, री, और इधर से आएगा नम। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत। अब आगे क्या है देखिएगा, इधर से आएगा मां और ये त हलंत, और उसके बाद री प्लस री मिलेंगे, री प्लस री मिलेंगे तो कौन सा री, री प्लस री तो दीर्घ री, और इधर से कौन आएंगे, नम। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, तो मां और तो हलंत जोड़ दीर्घ री, तो ये हो जाएगा त्रि। कैसा त्रि, तो दीर्घ त्रि, और इधर से हो जाएगा न, और इधर से हो जाएगा मोहलंत। तो ध्यान दीजिएगा, मातृधन ऋणम से बनेगा मातृनम।
क्या बनेगा? मातृनम। उसके बाद है नदी धन ईसा। तो नदी धन ईसा को बनाते हैं तो ये है न और द हलंत, नद। और इसमें जो ई है ये छोटा ई नहीं, कौन ई है? बड़ा ई। जब आपने ध्यान दीजिएगा ऐसे रहेंगे, नी हो या दी हो, तो ये छोटा ई होंगे। इसमें दो में कौन ई है? छोटा ई। और जब ऐसे रहेंगे तो कौन ई होंगे? बड़ा ई होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे नद और ये ई और प्लस यहां पे बड़ी ई और ये है सह। अब ध्यान देंगे बड़ा ई और बड़ा ई जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे? बड़ी ई बनेंगे। और इधर से कौन आएंगे? नद। कौन आएंगे? नद। और इधर से आएंगे केवल सह। देखो एक ई और एक ई, प्लस के पहले भी अक और प्लस के बाद भी अक, तो दोनों मिलकर के दीर्घ बनाएंगे यानी बड़ी ई बनाएंगे। आगे न द हलंत जोड़ बड़ी ई से बनेगा बड़ी दीर्घ, तो ये हो गया नदी और ये हो गया सह। तब बोलो नदी प्लस ईसा से क्या बनेंगे? नदीसा। नदी प्लस ईसा से क्या बनेंगे? नदीसा। और एक उदाहरण है, इसको गौर से समझिएगा, देखिएगा। उदाहरण क्या है? भानु। क्या है? भानु। तो हमने लिखेंगे भा और ये नौ हलंत, भान। और इसमें देखो अगर ऐसे रहेगा तो छोटा ऊ और ऐसे रहेगा तो बड़ा ऊ। तो हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो छोटा ऊ लिखा हुआ है, तो ये हमने नौ हलंत लिखे भान, और प्लस में यहाँ आएगा छोटा ऊ, और प्लस यहाँ भी है छोटा ऊ, और इधर से है दया। क्या है? दया। तो ध्यान देंगे ऊ और ऊ मिलेंगे, आपको हम बता कर क्या है, ऊ प्लस ऊ मिलेंगे तो बनेंगे कौन ऊ? बड़ा ऊ। कौन ऊ? बड़ा ऊ। तो ऊ प्लस ऊ मिलने से क्या बनेंगे? बड़ा ऊ। क्या बनेंगे? बड़ा ऊ। क्या इतना में किसी को दिक्कत है? ऊ प्लस ऊ मिलने से क्या बनेंगे? बड़ा ऊ। अब आगे आए तो इधर से आएंगे भान, और ऊ प्लस ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ, और इधर से आएगा दया। अब देखिए इसमें जोड़िए, तो ये है भा अन्नो हलंत जोड़ बड़ा ऊ से बनेगा बड़ा नु, और ये हो गया दया, और बन गया भानु दया। भानु प्लस उद्या से क्या बनेगा? भानुद्या। ठीक इसी प्रकार से दीर्घ संधि का बहुत सारे उदाहरण है, आपके किताब में या गेस्ट पेपर वगैरह में होंगे, तो आप देखिए और उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि संधि जो है वो प्रैक्टिस का विषय है। संधि जो है वर्णों का विषय है, और संधि जो है आप जब तक नहीं घर में बैठ करके मेहनत करेंगे तब आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।